1870 का दशक। बोस्टन की एक तंग और अंधेरी प्रयोगशाला में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मेज पर बिखरे तांबे के तारों को कसकर पकड़ा। कमरे में रसायनों की तीखी गंध फैली थी। बेल के सामने रखा उपकरण केवल धातु के टुकड़ों और कांच का एक उलझा हुआ ढांचा था। उनके दिमाग में अपनी मां और पत्नी का चेहरा उभरता है, जो दुनिया की आवाजों से पूरी तरह कटी हुई थीं। वे उनसे बात नहीं कर सकते थे। बेल ने मेज पर रखे एक तार के सिरे को छीलकर उसे बैटरी से जोड़ा। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन नजरें स्थिर थीं। वे चाहते थे कि आवाज को अदृश्य तरंगों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके। बाहर की गलियों का शोर खिड़की के कांच से टकराकर अंदर आता है, लेकिन बेल उसे अनसुना कर देते हैं। उन्होंने फिर से तांबे के तार को घुमाया। यह केवल एक मशीन बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उस सन्नाटे को तोड़ने का एक प्रयास था जिसने उनके अपनों को कैद कर रखा था। उन्होंने अपनी मेज पर रखे ट्रांसमीटर को ठीक किया और काम में जुट गए। थॉमस वॉटसन प्रयोगशाला के भीतर आए। उन्होंने एक भारी बैटरी को मेज पर रखा और अपने पसीने से तर माथे को एक पुराने कपड़े से पोंछा। वॉटसन ने सावधानी से तांबे के तार को घुमाया। बेल की नजरें मशीन के उस हिस्से पर टिकी थीं जहां से आवाज को बाहर आना था। एक क्षण की शांति के बाद उपकरण के अंदर से एक तीखी और कर्कश आवाज निकली। यह आवाज किसी भी मानवीय स्वर से कोसों दूर थी। बेल ने अपना सिर पकड़ लिया और मेज पर रखे कागजों को एक तरफ धकेल दिया। वॉटसन ने फिर से तार को घुमाया, लेकिन परिणाम वही रहा। मशीन से केवल धातु के टकराने और घर्षण की शोर सुनाई दे रही थी। बेल ने अपनी उंगलियों को अपने बालों में फंसाया और गहरी सांस ली। कमरे की हवा भारी हो गई थी। वॉटसन ने रिसीवर को मेज पर पटक दिया। असफलता की गूंज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। बेल ने वॉटसन की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन इरादे अभी भी स्थिर थे। उन्होंने कहा, फिर से शुरू करते हैं। वॉटसन ने फिर से तार उठाए और उपकरण को खोलना शुरू किया। यह विफलता उनके लिए केवल एक तकनीकी बाधा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक चुनौती बन गई थी। प्रयोगशाला के बाहर बोस्टन की गलियों में चहल पहल थी। लोग बेल के काम के बारे में बातें करते हुए हंसते थे। खिड़की के बाहर से आती आवाजों में पागल शब्द बार बार गूंज रहा था। बेल ने खिड़की की ओर देखा, जहां राहगीर उंगली उठाकर उनकी प्रयोगशाला की ओर इशारा कर रहे थे। वे इस विचार को एक व्यर्थ का सपना मानते थे। बेल ने खिड़की का भारी पल्ला जोर से बंद किया। कांच की खिड़की के साथ दीवार भी कांप उठी। बाहर का शोर अब धीमा हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वॉटसन ने बेल की ओर देखा। बेल ने मेज पर बिखरे तारों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उन्होंने वॉटसन को इशारा किया कि वे दरवाजे की कुंडी लगा दें। बेल ने वॉटसन से कहा कि वे बाहर की बातों पर ध्यान न दें। उन्होंने फिर से अपने औजार उठाए और उपकरण को खोलना शुरू किया। वे जानते थे कि दुनिया उन्हें पागल कह रही है, लेकिन यह उपहास ही अब उनके लिए ईंधन बन गया था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन प्रयोगशाला में मोमबत्ती की लौ अभी भी कांप रही थी। बेल और वॉटसन ने काम जारी रखा। अचानक उपकरण के भीतर से एक तेज चिंगारी निकली और तार जलकर लाल हो गए। कमरे में जलते हुए प्लास्टिक और तांबे की तीखी गंध फैल गई। वॉटसन ने तुरंत बैटरी से कनेक्शन हटाया। बेल ने अपनी उंगलियों से जले हुए तार को अलग किया। उनकी त्वचा पर कालिख के निशान उभर आए। उन्होंने मेज पर बिखरे हुए टूटे हुए पुर्जों को एक तरफ धकेला। एक बार फिर शॉर्ट सर्किट ने उनके काम को रोक दिया था। बेल ने गहरी सांस ली और मेज पर रखे कागजों को फिर से फैलाया। उन्होंने एक नया रेखा चित्र तैयार किया, जिसमें तारों को जोड़ने का तरीका बदल दिया गया था। वॉटसन ने टूटे हुए तारों को कैंची से काटा और नए सिरे से उन्हें लपेटना शुरू किया। बेल ने पेचकस उठाया और उपकरण के मुख्य ढांचे को फिर से कसना शुरू किया। हर बार जब मशीन विफल होती, बेल उसे और अधिक बारीकी से जांचते। उन्होंने टूटे हुए पुर्जों को कचरे के डिब्बे में डालने के बजाय
उन्हें मेज के एक कोने में व्यवस्थित किया। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों की गति में कोई कमी नहीं थी। वे जानते थे कि हर विफलता उन्हें उस अंतिम समाधान के करीब ले जा रही है। 10 मार्च 1876 की सुबह प्रयोगशाला में सन्नाटा पसरा था। खिड़की से छनकर आती रोशनी धूल के कणों को हवा में तैरते हुए दिखा रही थी। बेल ने मेज पर रखे नए ट्रांसमीटर को सावधानी से अपनी ओर खींचा। उनके पास सल्फ्यूरिक एसिड की एक कांच की बोतल रखी थी, जिससे उठती तीखी गंध नाक में चुभ रही थी। वॉटसन ने एक तरफ हटकर बेल को जगह दी। बेल ने एक छोटी नली उठाई और एसिड को धीरे धीरे उपकरण के भीतर डालना शुरू किया। तरल पदार्थ के गिरने की आवाज उस शांत कमरे में किसी भारी पत्थर के गिरने जैसी सुनाई दी। बेल का ध्यान पूरी तरह से उस नली के सिरे पर था। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से तार के कनेक्शन को स्थिर किया। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य दबाव कमरे की दीवारों को सिकोड़ रहा हो। बेल ने एसिड की बोतल का ढक्कन बंद किया और उसे मेज के किनारे पर रखा। उनकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं, लेकिन वे बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे। वॉटसन ने पास रखे रिसीवर को देखा और फिर बेल की ओर। बेल ने एक बार फिर उपकरण के भीतर के एसिड के स्तर को जांचा। बेल ने जैसे ही उपकरण के अंतिम तार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मेज का एक कोना हल्का सा हिल गया। कांच की बोतल का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे बेल की ओर लुढ़क गई। बेल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बोतल उनके हाथ से टकराकर पलट गई। सल्फ्यूरिक एसिड का गाढ़ा तरल तेजी से मेज की सतह पर फैला और बेल के हाथ के पास से होता हुआ नीचे की ओर बहने लगा। जलन की एक तीखी लहर बेल के हाथ में दौड़ गई। उन्होंने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, जिससे कुर्सी पीछे की ओर खिसक गई। दर्द की तीव्रता ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। बेल ने अनजाने में ही माइक के बेहद करीब झुकते हुए जोर से चिल्लाया, मिस्टर वॉटसन, यहां आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह आवाज कमरे की सामान्य ध्वनि तरंगों से कहीं अधिक तीखी थी। माइक के भीतर लगे धातु के पुर्जे इस अचानक आए कंपन से थरथरा उठे। एसिड की कुछ बूंदें अभी भी फर्श पर गिरकर धुआं छोड़ रही थीं, लेकिन बेल का पूरा ध्यान उस माइक पर था। उन्होंने अपना हाथ पकड़ा हुआ था। त्वचा पर लाल निशान उभर रहे थे। प्रयोगशाला की हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। बेल को यह एहसास नहीं था कि उनकी वह दर्द भरी पुकार, जो केवल वॉटसन को बुलाने के लिए थी, तार के माध्यम से एक अदृश्य यात्रा शुरू कर चुकी है। माइक के सामने बेल की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दर्द को सहते हुए मेज के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया। दूसरे कमरे में थॉमस वॉटसन रिसीवर के पास चुपचाप बैठे थे। कमरे की खामोशी में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक धातु के उस डिब्बे से एक कंपन उठा। वह आवाज नहीं, बल्कि एक स्पष्ट मानवीय स्वर था, जो तार के माध्यम से यात्रा करके वॉटसन के कानों तक पहुंचा। मिस्टर वॉटसन, यहां आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वॉटसन के हाथ रिसीवर से चिपके रह गए। उनके चेहरे की मांसपेशियां स्थिर हो गईं। यह कोई यांत्रिक शोर नहीं था। यह बेल की आवाज थी, जो इतनी साफ थी जैसे वह ठीक उनके सामने खड़े हों। वॉटसन अपनी कुर्सी से उछल पड़े। कुर्सी फर्श पर घिसटती हुई पीछे की ओर गिर गई। वे एक पल के लिए अपनी जगह पर जड़वत खड़े रहे, जैसे उन्हें अपनी कानों पर विश्वास न हो रहा हो। उन्होंने रिसीवर को फिर से कान के करीब दबाया। वह आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी। यह क्षण सदियों के उस इंतजार का अंत था। वॉटसन ने एक गहरी सांस ली। उनकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उन्होंने रिसीवर को मेज पर रखा और एक झटके में दरवाजे की ओर मुड़े। उनके पैरों की आहट कमरे की शांति को चीरती हुई बाहर गलियारे तक गूंज गई। यह केवल एक आवाज नहीं थी, यह एक युग का परिवर्तन था। वॉटसन गलियारे में तेजी से दौड़ते हुए बेल की प्रयोगशाला के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। बेल अभी भी मेज के पास खड़े थे। उनके हाथ से एसिड की जलन अभी पूरी तरह कम नहीं हुई थी। वॉटसन ने बिना एक शब्द कहे बेल के हाथ से रिसीवर लिया और उसे अपने कान से सटाया।
प्रयोगशाला में सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की तेज होती सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। वॉटसन ने रिसीवर के भीतर से आती हल्की गूंज को फिर से सुना। बेल ने वॉटसन की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक स्थिर चमक थी। वॉटसन ने रिसीवर को मेज पर रखा और बेल की ओर एक कदम बढ़ाया। दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। उन्होंने एक दूसरे के कंधे को मजबूती से पकड़ा। यह कोई शोर शराबे वाली खुशी नहीं थी, बल्कि एक भारी सन्नाटा था। वॉटसन ने मेज पर बिखरे उन तारों को देखा जो अब एक जीवित कड़ी बन चुके थे। उन्होंने बेल की ओर इशारा किया और फिर उस उपकरण की ओर। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो वर्षों के संघर्ष को बयां कर रही थी। उस दिन बोस्टन की वह छोटी सी प्रयोगशाला दुनिया के लिए एक नया द्वार बन गई। टेलीफोन का आविष्कार केवल एक मशीन का जन्म नहीं था, बल्कि यह मानव इतिहास की एक नई भाषा थी। तारों का वह जाल जो कभी केवल धातु और रसायनों का ढेर था, अब दूरियों को मिटाने का माध्यम बन चुका था। बेल और वॉटसन ने जो हासिल किया, वह रातों की उस मेहनत और उन अनगिनत असफलताओं का परिणाम था जिन्हें लोग पागलपन कहते थे। प्रयोगशाला की उन दीवारों के बाहर दुनिया को अभी यह पता नहीं था कि आने वाले समय में उनकी आवाजें इन तारों के जरिए महासागरों को पार करेंगी। बेल ने अपनी मेज पर बिखरे उन तारों को समेटा। उन्होंने साबित कर दिया कि जब इरादे चट्टान जैसे मजबूत हों, तो विफलताएं केवल सीखने के चरण बन जाती हैं। यह आविष्कार उन लोगों के लिए एक प्रमाण था जो अपनी सीमाओं को लांघने का साहस रखते हैं। आज जब हम एक बटन दबाते हैं, तो हम उसी क्षण को याद करते हैं जब बेल ने पहली बार वॉटसन को पुकारा था। असंभव को हकीकत में बदलने का यह सफर एक साधारण प्रयोगशाला से शुरू हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव अनंत काल तक के लिए दर्ज हो गया। दृढ़ संकल्प की वह चिंगारी जो उस रात एसिड की जलन और तारों के शोर के बीच जली थी, आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कुछ नया रचने का सपना देखता है। दुनिया बदल चुकी थी और यह बदलाव केवल एक आवाज के साथ शुरू हुआ था।